इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखा था। आज हम ये देखेंगे कि माइकलसन मोरले का मेथड क्या था और किस तरह से उन्होंने दोनों टाइमिंग को निकाला था। तो एक बार हम फिर से याद दिला दें। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में दो मिरर लिए गए थे, सिंपल मिरर, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए थे एक्स वाई डायरेक्शन में। ये मिरर था M1 M2, दोनों परपेंडिकुलर थे एक दूसरे से, और एक लाइट सोर्स एस से, जो कि हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, वहाँ से लाइट फॉल की जा रही थी और ये लाइट पड़ती थी एक 45 डिग्री इंक्लाइंड ग्लास प्लेट पे। ये ग्लास प्लेट आधा सिल्वर था और आधा ट्रांसपेरेंट था। एक तरह से स्प्लिट बीमर का काम करता था, जो कि इस लाइट आने वाली लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता था। एक पार्ट M1 की तरफ जाता था एक्स एक्सिस में, और दूसरा पार्ट वाई एक्सिस की तरफ जाता था M2 पे। और दोनों मिरर्स की दूरी एग्जैक्टली बराबर थी प्लेट से, L और L। लाइट जाने के बाद दोनों मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों इस डायरेक्शन में आते थे एक साथ, और आने के बाद दोनों के बीच इंटरफ्रेंस होता था, जिससे कि फ्रिंजेस फॉर्म होती थी, और इस फ्रिंजेस को देखा जाता था टेलीस्कोप से। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले माइकलसन मोरले ने टाइमिंग निकाला कि टाइम टेकन फ्रॉम प्लेट P टू मिरर M2 एंड बैक टू P। तो सबसे पहले हम इस P मिरर से, ये P जो हमारा प्लेट है यहाँ पे, इस प्लेट से लाइट गई, ट्रांसमिट हो करके यहाँ से इस पॉइंट से लाइट गई, M2 पर जाती है, M2 से फिर वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो P से M2 तक जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा, हमने इसको मान लिया T1 और इसको मान लिया T2। तो सबसे पहले हम T1 टाइम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लिया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो पूरा सेटअप रखा है, ये सेटअप जिस मेज पर या जिस टेबल पर रखा हुआ होगा, वो अर्थ के साथ साथ मूव कर रही है v वेलोसिटी से। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम P टू M2, जब लाइट ये P डायरेक्शन, ये P प्लेट यहाँ पर है, P प्लेट से, ये P प्लेट आपका है, और P प्लेट से लाइट M2 की तरफ जाती है, इधर M2 की तरफ, तो वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ जाता है। इधर अर्थ की वेलोसिटी v है और लाइट भी c वेलोसिटी से जा रही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो गैलीलियन के हिसाब से जब दो वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों में माइनस हो जाता है। ये रिलेटिविटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की थी। आमतौर पे हम लोग के लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिविटी वेलोसिटी दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी c माइनस v। और जब ये वेलोसिटी रिटर्न होगी, ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी वापस M2 से, रिफ्लेक्शन के बाद इसी प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये लाइट का डायरेक्शन पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अर्थ अपनी ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो इस कंडीशन में दोनों में अपोजिट हो जाएगा, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी c प्लस v हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो जाते समय c माइनस v होगा लाइट के,
और आते समय सी प्लस भी हो जाएगा रिफ्लेक्शन में, क्योंकि दो डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो इस हिसाब से टाइम टेकन जो होगा वो दोनों का प्लस होगा फ्रॉम पी टू M2 प्लस M2 टू पी, आने में और जाने में लगा टाइम। ये हमारा जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। तो पी से आ जाने में जो वेलोसिटी थी वो c माइनस वी थी, c माइनस वी। एल डिस्टेंस है प्लेट से मिरर का, ये फिक्स था एल है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो एल आने में वही डिस्टेंस रहेगा, एल अपॉन वेलोसिटी बदल जाएगी, c प्लस वी हो जाएगा। इसको हमने मान लिया T1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एल टाइम्स c प्लस वी प्लस एल टाइम c माइनस वी। ये एलसीएम लिया, ये इक्वल होगा, माइनस टर्म कट जाएगा, 2LC बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये T1 हो गया। या इसको सिंपली लिख सकते हैं, सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो 2LC, और सी स्क्वायर बाहर निकालिए अगर हमने तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। 1 एक सी कट जाएगा तो ये बचेगा 2L बाई सी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये टाइम हमारा हुआ जब मिरर M2 तक जो लाइट जाती है और आती है आने और जाने में इसी डायरेक्शन में। अब दूसरा निकालना था टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम प्लेट P टू M1 एंड बैक टू P। अब इसमें ये था कि जो ये मिरर है परपेंडिकुलर मिरर है, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, अर्थ का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मिरर जो है M1 है, और लाइट ये बीम आपका यहाँ पर है, लाइट यहाँ से आ रही है इस पॉइंट से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऊपर जाती है। ऊपर जाने में और आने में कितना टाइम लगा हमको ये निकालना है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये है कि इसमें अर्थ की वेलोसिटी इस साइड में है और लाइट हमारा इसके परपेंडिकुलर चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम दोनों को गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए हम उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकते जैसा कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे माइकलसन मोर्ले ने ये कॉन्सेप्ट लिया, एग्जाम्पल लिया कि जैसे अगर आप किसी चलती ट्रेन में बैठे हों और ट्रेन अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इमेजिन कीजिए, और आप अपनी ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, मूव कर रही है, और आप अपनी सीट पर बैठे हैं और एक बाल को गेंद लेकर के ऊपर फेंक रहे हैं, तो वापस वो गेंद आपके हाथ में फिर आएगी। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठेंगे और गेंद आपके ऊपर जाएगी और वापस फिर आपके हाथ में आएगी। इसी घटना को अगर कोई आदमी या कोई पर्सन बाहर से देखे तो उसको ये लगेगा कि गेंद आपने जिस पॉइंट से फेंका और आपने कैच किया वो पॉइंट बदल जाएगा, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो पॉइंट आप यहाँ पे फेंकेंगे बाल को, मगर कैच यहाँ करेंगे, क्योंकि उतनी देर में ट्रेन आपकी आगे जा चुकी होगी। तो कुछ उसको इस तरह नज़र आएगा, आपने बाल फेंका, ऊपर गई बाल, और फिर वापस आपने कैच लिया क्या यहाँ पर। तो जो रेस्ट में है, जो स्टेशनरी फ्रेम में है, उसको ये नज़र आएगा कि बाल आपने फेंका ऊपर और कैच जब किया तो वो पोजीशन आपकी बदल जाएगी। आपके हिसाब से आपकी पोजीशन नहीं बदली, मगर उसके हिसाब से आपकी पोजीशन बदल गई, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को माइकलसन मोर्ले ने यहाँ अडॉप्ट किया। जब लाइट पी प्लेट से निकली तो उस समय हमारी अर्थ आगे चल गई थी। वो आगे जाने के बाद यहाँ पे मिलती है प्लेट से, मिरर से, ये मिरर हमारा M1 है, और वापस जब आता है लाइट
तो यहाँ पे आके रिसीव करता है प्लेट, क्योंकि अर्थ हमारी आगे जा चुकी है। तो लाइट की यहाँ तक जाने में और आने में अर्थ की पोजीशन की वजह से फ़र्क पड़ गया। ये मिरर पहले प्लेट यहाँ था, पी था, अब हमारा प्लेट यहाँ आ गया, पी डैश हो गया है। और इसी चीज़ को, ये हमारी लाइट जा रही है, उसी दौरान हमारी अर्थ आगे जा रही है। तो इसको इस तरह से अगर किया जाए कि यहाँ से अगर मान लिया हमने कि पी प्लेट से M1 तक जाने में टाइम टी डैश लगा, समय टी डैश लगा, और वेलोसिटी सी है, सी वेलोसिटी है, तो ये डिस्टेंस सी टी हो गया, सी इंटू टी डैश। वापस रिटर्न में भी यही टाइम लगेगा, सी टाइम टी डैश लेगा, तो ये डिस्टेंस हमारी सी टी डैश हो जाएगी। ठीक उसी दौरान हमारी अर्थ जो है आगे मूव करेगी। अर्थ की वेलोसिटी चूँकि v है, तो ये टाइम होगा वी टी डैश डिस्टेंस, और बिल्कुल इसी तरीके से ये होगा हमारा वी टी डैश। चूँकि लाइट हमारी ऊपर जा रही है, अर्थ हमारी इस डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन हमारी अप है, ऐसे है, और अर्थ की डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर में है। तो इस घटना को माइकलसन मोले ने एक कॉन्सेप्ट लिया, और ये हमारा डिस्टेंस है, ये पॉइंट जो है ये हमारा एल है, जो दूरी हमने रखी थी प्लेट से, ये फिक्स रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस पॉइंट पी से जाने में और आने में टाइम लगा, हम मान लिया हमने टी डैश टी टू लगा, तो ये इक्वल होगा जाने में लगा टाइम टी डैश प्लस आने में लगा टाइम टी डैश, दोनों टाइम सेम होंगे, ये होगा टू टी डैश। तो अब हमको यहाँ निकालना है कि टाइम कितना हुआ। तो अब इसके लिए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये इक्वल होगा सी टी डैश होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला से, इक्वल टू बी टी डैश स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या इसको इधर ले आए हम, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डैश वी स्क्वायर इक्वल टू होगा टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह हुआ, टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो टी डैश इक्वल टू होगा एल बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से सी बाहर निकालेंगे हम, तो एल बाई सी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब टोटल टाइम जो लगा हमारा, जो से हम निकाला था टोटल टाइम, ये हमारा T2 था, ये इक्वल टू था टू टी डैश जाने में और आने में लगा टाइम, तो ये होगा टू एल बाई सी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं टू एल बाई सी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हाफ। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इससे पहले देखें जो हमने कैलकुलेट किया था, वो ये था, ये टाइम निकाला था T1 निकाला था, जाने ऊपर जाने का टाइम ये था टू एल बाई सी वन माइनस सी स्क्वायर। इन दोनों में फ़र्क देखिए, वेयर T1 जो हमने निकाला था वो निकाला था टू एल बाई सी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब दोनों से क्लियर लग रहा है कि इधर से जाने में जो लगा और आने में लगा टाइम था, ये टाइम हमारा T1 था, और ऊपर से जाने में और जो आने में लगा टाइम था वो हमारा T2 था। और ये T1 आया था हमारा टू एल बाई सी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और जबकि ये टाइम जो लगा हमारा टू एल बाई सी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हाफ, पावर हाफ। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉन्सेप्ट की जब डिस्टेंस हमारा बराबर है, दोनों प्लेट के बीच जो प्लेट हमारा रखा है, उस प्लेट से दोनों मिरर बराबर दूरी पर हैं, तो टाइम क्यों अलग लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट उस वक्त क्लियर हुआ।
कि जब दोनों दूरियां बराबर, प्रकाश की चाल बराबर है, अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है, प्रकाश की लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और दूरी बराबर है, तो टाइम अलग अलग, ये T1 और T2 दोनों सेम क्यों नहीं है? T1 T2 बराबर नहीं है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जब दूरी बराबर है, स्पीड बराबर है, तो टाइम भी बराबर होना चाहिए था। मगर यहाँ पे ये T1 और T2 में फ़र्क पड़ रहा है, ये अंडर रूट में आ रहा है और ये डायरेक्ट आ रहा है। ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी उस वक्त। तो खैर माइकलसन मोले ने दोनों टाइमिंग के डिफरेंस में निकाला। टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों पाथ में टाइम डिफरेंस निकालने के लिए कितना टाइम डिफरेंस हुआ वो डेल्टा टी निकाला, T1 माइनस T2 करके निकाला। और ये जो आया 2L/c 1 माइनस V²/c² माइनस 2L/c 1 माइनस V²/c² पावर हाफ। इसको अगर हम बायनोमिकली देखें तो 2L/c कॉमन ले लिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस V²/c² पावर -1 में, माइनस 1 माइनस V²/c² पावर -हाफ में। अब बायनोमिकली अगर हम चेक करें इसको, तो चूँकि V की वैल्यू C से बहुत कम होती है, तो इसको 2L/c किया और बायनोमिकली एक्सपेंड किया लो कोफिशिएंट के लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस V²/c² माइनस 1 माइनस V²/2c²। जो हायर टर्म्स होंगे वो उसे नेगलेक्ट कर देंगे। हायर टर्म ऑफ V²/c² आर नेगलेक्टेड। तो उस कंडीशन में ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और इसमें ये हाफ है, तो इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, C बचेगा और यहाँ बचेगा V², इसको घटा देंगे 2c²। ये बचेगा हमारा 2 कैंसिल जाएगा, LV²/c³। ये जो टाइम डिफरेंस आया इतना आया। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट अभी तक थ्योरेटिकली हो रहा था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो माइकलसन मोले ने कैलकुलेशन किया कॉपी पे इस तरह से कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर टाइम डिफरेंस इतना आ रहा है लाइट के रिस्पेक्ट में, लाइट को ऐसा लगता है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि लाइट को ऐसा लग रहा है कि प्लेट से यहाँ से जाने में, इस मिरर में और इस मिरर में जाने में, दोनों में टाइम में फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर लाइट को इस बात का एहसास होता है कि दोनों में फ़र्क है, तो इसका मतलब हो सकता है कहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस में कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि टाइम में फ़र्क पड़ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस अगर हम निकाला जाए लाइट के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा एक्स होगा, वो होगा स्पीड इनटू टाइम। यानी कि C लाइट की स्पीड थी C इंटू LV²/c³। ये हमारा बचा LV²/c²। ये पाथ डिफरेंस था। ये लाइट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो लाइट के रिस्पेक्ट में ये पाथ हमने, चूँकि जो डिस्टेंस था वो हमने L रखा था, लेकिन यहाँ पर V²/c² का फ़र्क पड़ रहा है लाइट के, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है डिस्टेंस में। लाइट को ऐसा लगेगा कि एक रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो पाथ डिफरेंस आई वो आया हमारा LV²/c²। अब यहाँ से इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि पाथ डिफरेंस अगर है, तो अगर दो लाइट हम तक आ रही है, एक लाइट सामने से आ रही है और एक लाइट 90 डिग्री से टर्न होकर आ रही है, दोनों सेम लाइट हैं, यानी कि कोहेरेंट लाइट हैं दोनों, तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस की वजह से हमको फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है फ्रिंज की, वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है कि अगर हमें फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं, मान लिया हमें इस तरह की फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं, ये फ्रिंजेस हैं, और अगर दोनों पाथ के बीच में एक
लेमडा का फ़र्क है, एक लेमडा का फ़र्क है। तो जो फ्रिंज शिफ्ट होगा, जैसे मान लिया अगर हमने अपना राइडर यहाँ लगा दिया, इस पॉइंट पर लगा दिया, तो अगर एक दोनों पाथ में एक लेमडा का फ़र्क है तो हमारी फ्रिंज एक शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसको दो लेमडा का फ़र्क है, दो लेमडा का फ़र्क है दोनों के पाथ के बीच में, तो शिफ्ट हमारा दो फ्रिंज का शिफ्ट हो जाएगा। तो जितने नंबर के लेमडा का फ़र्क होगा उतनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यानी कि अगर हमने मान लिया कि डेल्टा एक्स में एन फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं, तो ये एन लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के यहाँ से। तो एन इज इक्वल टू कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होनी चाहिए, एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेमडा। ये कैलकुलेशन उन्होंने किया माइकलसन मोर्ले ने, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को करना शुरू किया। पहले उन्होंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट किया, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो एल की वैल्यू रखी थी वो बेसिकली 11 मीटर थी, यानी कि प्लेट से शीशे के बीच की दूरी 11 मीटर थी। और जो वेलोसिटी होती है अर्थ की वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लेमडा उन्होंने इस्तेमाल किया था, लाइट जो इस्तेमाल किया था, वो 5500 एंगस्ट्रॉम का था, यानी कि 5.5 × 10⁻⁷ मीटर। और इस चीज़ को उन्होंने इसमें कैलकुलेट करके किया। हालांकि उन्होंने बीच में एक और चेंज किया कि अगर प्लेट को जब ये टाइमिंग डिफरेंट हुई दोनों सेम नहीं हुए, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अलग से किया कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने मिरर्स को चेंज कर दिया, M1 के बजाय यहाँ पे M2 कर दिया और यहाँ पे M1 कर दिया, यानी कि दोनों मिरर्स की पोजीशन को अल्टरनेट चेंज कर दिया आपस में साइमल्टेनियसली। और फिर जब उन्होंने इफेक्ट देखा तो फिर सेम इफेक्ट आया। तो अब जो फ्रिंजेस की वैल्यू आ गई वो जस्ट डबल हो जाएगी, 2LV² बाई सी स्क्वायर लेमडा, ये फॉर्म हुआ। अब इसमें उन्होंने जब वैल्यूज रखा तो 2L की जगह उन्होंने 11 मीटर, V की जगह 3 × 10⁸ मीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर इंटू 5.5 × 10⁻⁷। सर ये 4 होगा। इसको जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 0.4, यानी कि माइकलसन मोर्ले के हिसाब से जो फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए था वो 0.4 मिलना चाहिए था, यानी कि लगभग अबाउट हाफ फ्रिंज मस्ट बी शिफ्टेड। ये कैलकुलेट उन्होंने किया और उनका ये अंदाज़ा था कि जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको इतनी शिफ्ट मिलनी चाहिए। फ्रिंजेस बन रही थी और ये जो फ्रिंजेस बन रही थी इस तरीके की सर्कुलर, तो उन्होंने अपना राइडर एक ख़ास फ्रिंज नंबर पे रख दिया और कैलकुलेट करने लगे, वो चेक करने लगे फ्रिंजेस की शिफ्ट होने के लिए। चूँकि अर्थ लगातार मूव कर रही है, मगर उनको किसी भी तरीके का कोई शिफ्ट नहीं मिला। जिस फ्रिंज पे उनका राइडर रखा था वो राइडर वहीं पर रह गया, ज़रा सा भी शिफ्टिंग नहीं हुई। अब उन्होंने जो इंटरफेरोमीटर बनाया था वो बहुत ही बेहतरीन था, और इतनी शिफ्ट को वो अगर ज़रा सी भी शिफ्ट होती तो उसको तुरंत वो कैच कर लेता, मगर एक्सपेरिमेंट में इस तरह का कोई भी शिफ्ट उनको नहीं मिला। कैलकुलेशन के हिसाब से तो 0.4 शिफ्ट मिलना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उनको किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं मिला। वो एक्सपेरिमेंट को कई बार किया उन्होंने, और एक्सपेरिमेंट
की जगह भी चेंज की, टाइम को चेंज किया, साल के कई बार किए उन्होंने, कई जगह अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे किए, मगर किसी तरह का कोई शिफ्ट फ्रिंज में नज़र नहीं आया। और तब उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था ईथर का, वो उन्होंने खुद डिक्लाइन कर दिया कि ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसमें लाइट चलती है, और जो कुछ भी है वो सिर्फ रिलेटिविटी है